नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से आज हम गणित के पहले टॉपिक दार्शनिक प्रणाली पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली पर चर्चा करने से पहले आपके गणित के कुछ मूलभूत शब्दों को, शब्दावलियों को जानना आवश्यक है ना, तो उन पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत संख्या प्रणाली में, संख्या पद्धति में सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का अर्थ होता है प्रकृति में जो संख्याएं सबसे पहले आई वो है आपकी 1 से लेकर 9 तक, इनको प्राकृत संख्या कहा जाता है। बाद में जब गणित का विकास हुआ तो इसमें 0 से लेकर अनंत तक को जोड़ दिया गया ना। प्राकृत संख्या का अर्थ होता है प्रकृति में जो सबसे पहले प्राप्त हुई वो है 0, 1, 2 से लेकर अनंत तक। दूसरी जो संख्या है वो है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का अर्थ होता है संख्या रेखा में 0 से दाहिनी ओर 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, और संख्या रेखा में बाईं ओर -1, -2, -3 से लेकर ऋण अनंत तक। इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का अर्थ संख्या रेखा में स्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। 0 की दाहिनी ओर इनको कहा गया धन पूर्णांक, और संख्या रेखा के बाईं ओर इनको कहा गया ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख संख्याएं पहली है प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इसके बाद जो है संख्याओं में आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है आपका? सम संख्या का अर्थ होता है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती। एग्जाम्पल के तौर पर आपका है 4, 6, 8, 10, 12, 14 टेस्ट। अब जहां तक सोच सकते हैं तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है पूरी तरह से, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, है? और उसके बाद आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। तो इन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बाद होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इनको देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? भाज्य संख्या का अर्थ होता है वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होते हैं, अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं 4, 6, 8, 10, 15, 18 इत्यादि। अब इनको भाग देके देख लीजिए। जो 4 है वो 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित होता है। 6 जो है वो 2 और 3 से विभाजित होता है। 8 2 और 4 से विभाजित होता है। अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है वे संख्याएं जो एक व सम के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स होते हैं
3, 5, 7, 11, 13। आप इनको किसी अन्य संख्या से भाग देके देखिए, नहीं जाएंगी, है ना। ये केवल 1 और 3 से विभाजित होगा, ये केवल 1 और 5 से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, अतः इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है। इसके बाद भाज्य अभाज्य संख्याओं के बाद आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अर्थ होता है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर है आपका 3/4, 12/13, 15/18, है ना। ये सब P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये है सब परिमेय संख्याएं। और इसके अलावा अन्य संख्याएं हैं, जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, इनको भी लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं के रूप में। इनके नीचे कुछ ना है, नहीं है, फिर भी एक मान सकते हैं। ठीक है। तो ये भी सब परिमेय संख्याओं के रूप में गिने जाएंगे। अगला होता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का अर्थ है जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर है ये आपका वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। ठीक है। इनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, परंतु ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल 4 इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या में वर्गमूल 4 नहीं आएगा, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान होता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है ना। तो वर्गमूल 4 आएगा परिमेय संख्याओं में। ठीक। तो उम्मीद है इतना क्लियर होगा आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के विषय में। अगला जो आपको जरूरत पड़ने वाला है दार्शनिक प्रणाली में पढ़ने के लिए, वो होगा गुणज और गुणनखंड। अगला है गुणज और गुणनखंड, है ना। तो गुणज का अर्थ होता है मल्टीपल्स या फिर पहाड़ा। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 का जो गुणज है या फिर मल्टीपल है, वो है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 के गुणज है, 3 का पहाड़ा। इसके बाद होता है गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है किसी बड़ी संख्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। इसका मतलब 12 के गुणज हैं 2, 2 और 3। इसके अन्य गुण जो में है आपका 2 दूनी 4, है ना। तो 12 के कुल 3 गुणज हैं, आपके गुणनखंड हैं 2, 3 और 4। 12 को इन तीनों के द्वारा भाग दिया जा सकता है। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है 18 का। तो 18 को कौन कौन भाग देते हैं? 2 देता है, 3 है, 6 है ना, और 9 है। तो 18 के 4 गुणनखंड हुए, 2 से भाग जाता है, 3 से, 6 से और 9 से। तो गुणज और गुणनखंड के बाद, है ना, जो आपका बेसिक है गणित का, वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली क्या होता है? जिसमें आधार 10 हो। ठीक है। जैसे देखिए, दार्शनिक प्रणाली का आधार 10 है। आधार 10 का अर्थ है मूलभूत अंक 10 ही हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक। तो इन 9 संख्याओं से मिलकर हमारी पूरी संख्या पद्धति बनी हुई है, इसलिए हमारा जो आधार है वो दार्शनिक प्रणाली है। ठीक। आप कोई सी भी संख्या इमेजिन कीजिए, जैसे 732, तो 3 संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? 7, 3 और 2। ठीक। उसी प्रकार अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं 770, तो ये किससे बना हुआ है? 7, 7 और 0 से। तो इसीलिए इन्हीं 10 संख्याओं को लेकर सारी संख्याएं बनती हैं, तो हमारा आधार जो है वो दार्शनिक प्रणाली है। ठीक। इसके बाद संख्या है उतना 0। ठीक। तो ये हो गया पहला।
अन्य एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2, 0.2। 0.2 को कैसे लिखेंगे? तो 2 को पहले हमने उतार दिया, उसके बाद दशमलव की जगह 1, उसके बाद जितनी संख्या उतना शून्य। ठीक, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका 0.36। तो 0.36 की जगह 36 लिख दिया हमने, दशमलव की जगह 1, 2 संख्या है इसलिए 2 शून्य। ठीक, तो बदला जा सकता है आपके द्वारा। अगला देखते हैं पढ़ना। जो आपका दार्शनिक प्रणाली में दशमलव है उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो हमने एक संख्या लिखा 0.328, 328 है ना। ठीक है, तो आपकी संख्याओं को पढ़ना, इसमें होता है आपका दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको 328 नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? 0.328। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, दूसरा नियम है। इसके बाद तीसरे नियम की बात करें तो नियम नंबर 3, इसमें दशमलव के बाद अगर शून्य है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता इन दो संख्याओं का, इसका अर्थ है केवल 12। ठीक, 3 में ये पहला है। 3 का दूसरा नियम है कि दशमलव के बाद, शून्य के बाद अगर कोई संख्या है तो पूरे शब्द का महत्व है, पूरे अंकों का महत्व है ना। दशमलव के बाद इसको पढ़ेंगे 0.004, तो इसका अर्थ है। तीसरा है 12.400। दशमलव के बाद कोई संख्या है, उसके बाद अगर शून्य है तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं, इसे केवल पढ़ सकते हैं हम लोग 12.4। ठीक है, यह हो गया नियम नंबर 3। अब होता है आपके अंकों को घातों के रूप में लिखना, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में क्या होगा? जैसे कोई एक संख्या है 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं सामान्यतः 10 का घात 1। ये क्या है आपका? घात, 10 का घात 1। दूसरा है कोई संख्या 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10, इसका अर्थ हुआ 10 का घात 2। कोई संख्या है 1000, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10, इसका अर्थ हुआ 10 का घात 3। ठीक है, ये हो गया घातों की संख्या। इसके बाद हम लोग इसका इन्वर्ट देखते हैं, अर्थात व्युत्क्रम। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक संख्या है 0.1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/10, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। तो दूसरे तरीके से ये 10 का घात 1 है, तो अगर हम इसको हर को अंश में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 1। ठीक, इसके बाद दूसरी संख्या लेते हैं 0.01, इसका अर्थ हुआ 1/100। दशमलव की जगह 1 और 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिए, इसका अर्थ हुआ ये, और इसका अर्थ हुआ 10 का घात 2। नीचे में है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 2। ठीक, इसके बाद जो अगला संख्या है वो ले लेते हैं 0.001। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/1000, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 का घात 3। अगर हम इसको अंश में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 का घात ऋण 3। ठीक, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। दार्शनिक प्रणाली में जो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे या जा सकते हैं वो है गुणा करना, दशमलव संख्याओं का गुणा करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, दो संख्याएं दी हुई हैं, इनको गुणा कैसे किया जाए जब ये दशमलव में है। ठीक, तो नियम के अनुसार क्या करना है, सीधा सीधा इन दोनों को गुणा कर देना है। 4 तिया कितना होगा? 12। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी संख्या यहाँ भी होनी चाहिए। इसमें दशमलव के बाद संख्या है 1 और 2, तो यहाँ होगा आपका दशमलव के बाद 2 संख्या, 1 और 2। ठीक है, 4 तिया 12, तो दशमलव के बाद 2 संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, अगला एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे है 0.7 इंटू 0.8। सबसे पहला क्या करना है, नॉर्मल है ना, सामान्य 8 और 7 को गुणा करना है, कितना होता है? 56। ठीक, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं 7 और 8, तो दशमलव के बाद इसमें भी 2 संख्याएं होंगी 5 और 6। ठीक, अगला एग्जाम्पल है 0.12 0.3, इसे कैसे गुणा करेंगे? तो ये होगा 12 तिया 36। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3, है ना, प्रोडक्ट में। तो
इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, पर हमारे पास 2 है तो एक 0 आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो हो गए दशमलव के बाद 3 संख्याएं, 0.036, ये सामान्य नियम है। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल है आपका, थोड़ा बढ़ा ले लेते हैं, 0.012 गुणित 0.04। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए 12 चौक कितना होता है 48। अब इसमें काउंट कीजिए, दशमलव के बाद है कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो दशमलव के बाद हमारे पास 6 संख्याएं होनी चाहिए, तो हम हमारे पास अभी है 2, तो 4 जीरो सामने लगा देंगे और दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.0000048। ठीक, तो ये हो गया आपका दार्शनिक प्रणाली। इसमें बेसिक नियम इतने ही हैं, है ना। बाकी जो अधिक कठिन सवाल आते हैं हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।